Assalamu alaikum to the students of class 9. Hope you all are fine and safe at your homes and taking all the precautions regarding COVID-19 like wearing mask, maintaining social distancing and avoiding unnecessary outgoing. This is your computer teacher Miss Umme Maham from Miracia Foundation Academy. As you know all, the current situation of COVID-19, we are facing the lockdown situation, so that's why we have started our e-learning education. तो हमारी ई-लर्निंग एजुकेशन के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, जो कि आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से। आपके पास बुक्स मौजूद हैं, काइंडली अपनी अपनी बुक अपने सामने रखें। वर्किंग के से रिलेटेड ये कहूँगी कि आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ नोट्स दिए जाएंगे जिसकी आप लोगों ने वर्किंग अपने रजिस्टर्स में करनी है। आप सबके पास रजिस्टर्स मौजूद हैं, सिर्फ 2 से 3 सवाल आपने करने हैं, बाकी की पूरी वर्किंग आपने एक साथ नहीं करके जमा करवानी, ठीक है। शुरू के 3 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं, कॉपी में एज इट इज़ वर्किंग करनी है। डेफिनेशन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर्स का पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक नेम है आपके पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में जो फर्स्ट हेडिंग है आपके पास, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन। कुछ डेफिनेशंस पुरानी भी बहुत से स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, लिख लेते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है, जिसका मतलब है मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है या डिवाइस है जो बेसिकली यूज़र से इनपुट लेता है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है, यानी डिफरेंट कैलकुलेशंस ऑपरेशंस जो होती हैं वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपको आपका आउटपुट देता है। अब जो ये प्रोसेसिंग वाला काम है, ऑपरेशंस परफॉर्मेंस है, ये काम किसकी मदद से होता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर का कोई काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर की यूज़र्स की बात की जाए तो कंप्यूटर का यूज़ लाइफ की हर फील्ड में हम करते हैं, चाहे वो फील्ड बिज़नेस की हो, इंडस्ट्री की हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रिसर्च हो, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हर जगह आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल देखा है और आप ख़ुद भी अपने घरों में कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये तो बात हो गई आपके इंट्रोडक्शन की। सेकंड चीज़ आपके लिए है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये एक लेंदी टॉपिक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और कुछ स्टूडेंट की क्लास नहीं हो सकी। कोई बात नहीं, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिकली आज जो हम कंप्यूटर हमारे सामने है मौजूद, ये इसकी ओरिजिनल शेप नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही डेवलप नहीं हुआ, इन्वेंट नहीं हुआ। इसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत वक्त से, सेंचुरीज़ का वर्ड यहाँ यूज़ करते हैं कि सालों सदियों से इसके लिए वर्किंग की जा रही है ह्यूमन बींग्स की तरफ से, ताकि हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कैलकुलेटर आ जाए जिससे ह्यूमन बींग का वर्कलोड कम हो जाए, एफिशिएंसी के साथ, स्पीड के साथ। तो हमारे पास जो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के एराज़ हैं वो 3 हैं। 3 एराज़ में इनको डिवाइड किया गया है। वो एराज़ कौन कौन से हैं? मैकेनिकल एरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा और इलेक्ट्रॉनिक एरा। यानी मैकेनिकल एरा डार्क एज, यानी सबसे पुराना दौर, या उस वक्त की बात है जब आपके पास लाइट भी नहीं होती थी, ठीक है। ये वो एरा है जब यहाँ पर ये वो एरा है कि जब लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल यहाँ नज़र नहीं आएगा आपको। उस टाइम पर काफ़ी कोशिशों के बाद ह्यूमन बींग्स की तरफ से एक ऐसी मशीन बनाई गई थी जो सिंपल बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करते थे। यहाँ पर वर्ड एक कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन करने वाले डिवाइसेस। अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप जानते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं जो सिंपल तो हैं। उस टाइम पे ये वाली डिवाइसेस इन्वेंट करना उस वक्त की सबसे बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ना होने की वजह से यहाँ पर जितनी भी इस एरा में, इस एज में जो भी मशीन्स बनी या बनाई गई, वो सारी की सारी मैकेनिकल थी, यानी अपने हाथों से चलाने वाली।
अब अगर बात करें मैकेनिकल एरा में यानी डार्क एज में कौन कौन सी मशीन्स या कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वेंट की गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास 6 नाम मौजूद हैं आपके बुक में। सबसे पहला नाम एबेकस था। एबेकस को इन्वेंट करने वाले का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन ये बताया गया है कि ये कब इन्वेंट हुआ, यानी 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी के दौर में ये फर्स्ट मशीन इन्वेंट हुई थी। इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, काउंटिंग फ्रेम। काउंटिंग फ्रेम ये आज के दौर में भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक ऑपरेशंस यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कंट्री में ये कह लें कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आगे जाकर दूसरी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आज इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि बेसिक चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, ये पहला एक कंप्यूटर प्रोटोटाइप थी, यानी एक ऐसी एग्जांपल थी जिसमें से लोग अपनी कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते थे। यहाँ पर आपके पास एक पिक्चर मौजूद है एबेकस की। एबेकस में बेसिकली डिफरेंट कलर की बीड्स होती थी और बीड्स के साथ साथ यहाँ पर नंबर्स मेंशन किए गए थे। इस नंबर से, इस बीड के ज़रिए ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे। अब सेकंड हेडिंग है आपके पास नेपियर्स बोन्स की। नेपियर्स बोन्स स्कॉटिश मैथमेटिशियन हैं जॉन नेपियर, जिन्होंने ये मशीन इन्वेंट की 1612 AD यानी हिजरी के दौर में। अब इसका दूसरा नाम जो है वो नेपियर्स रॉड्स है। ये एक छोटी सी मशीन थी या छोटी सी डिवाइस कह लें। इसमें 10 रॉड्स हुआ करते थे। ये रॉड्स बने किससे थे, बोन्स, वुड्स और मेटल से। इसका काम क्या था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह तीसरी जो डिवाइस थी, स्लाइड रूल। विलियम ऑर्टेड ने ये स्लाइड रूल इन्वेंट किया था 1622 में। ये बेसिकली मूवेबल 2 रूल्स थे। ठीक है, इसके ऊपर आप अगर पिक्चर पे गौर करें तो आपको डिफरेंट मार्किंग्स नज़र आएंगी जिसको हम स्केल कहते हैं। ठीक है, ये स्केल असल काम क्या करते थे, कंप्यूटेशन के यानी कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, इसका काम भी वही था, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडिंग। ठीक है, आज भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में। फोर्थ वन, पास्कलिन और पास्कल्स कैलकुलेटर। फ्रेंच मैथमेटिशियन पास्कल ने इन्वेंट किया एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन 8 फिगर्स तक की कर सकते थे हम। ये मशीन डेवलप करने के पीछे एक रीज़न ये था कि इन मैथमेटिशियन के फादर, जो कि एक टैक्स कलेक्टर थे, उनकी मदद के लिए उन्होंने ये मशीन या कैलकुलेटर इन्वेंट किया। यूज़र को सिर्फ इतना करना होता था कि यहाँ पर मौजूद जो कुछ छोटी छोटी सी व्हील्स नज़र आ रही हैं उनको सेट करना होता था, एडजस्ट करना होता था ताकि ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास लेबनीज़ कैलकुलेटर। 1694 में ये एक ऐसा कैलकुलेटर इन्वेंट किया गया था लेबनीज़ की तरफ से, जो वो वाहिद पहला कैलकुलेटर था जिसमें अर्थमेटिक की बेसिक चारों ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आपने इससे पहले देखा है कि जितनी मशीन का जिक्र हमने किया, या तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, लेकिन ये वाहिद कैलकुलेटर था या पहला ऐसा कैलकुलेटर था जिसमें चारों की चारों ऑपरेशंस हम कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है, बेबेज डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। ये 2 इन्वेंट्स के नाम है, ये इन 2 इन्वेंशन के नाम है, बेबेज डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। बेबेज डिफरेंस मशीन एक अलग मशीन है और एनालिटिकल इंजन ये भी मशीन एक अलग है। यहाँ पर इसकी पिक्चर मौजूद है। एनालिटिकल इंजन जो है आपके पास, एनालिटिकल इंजन का जो डिज़ाइन है ये चार्ल्स बेबेज ने प्रपोज़ किया था, लेकिन इसको वो बिल्ट नहीं कर सके थे उस टाइम पे ड्यू टू सम रीज़न। ठीक है, ये वो इंजन है जिसमें ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का इजाफा इन्होंने किया था। इसमें पहली मर्तबा एक पंच कार्ड और इंटीग्रेटेड मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था। हिस्टोरियंस का कहना ये है कि इनके इस कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन की वजह से, इतनी ज़्यादा मेथोडोलॉजीज़ की वजह से इसको हम पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कह सकते हैं। अब बात करते हैं इनके डिफरेंस इंजन की। चार्ल्स बेबेज, जैसे कि आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इन्होंने 1822 में एक ऐसी मशीन बनाई जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। ये जो फर्स्ट इन्वेंशन थी, ये बेसिकली एक पहला कंप्यूटर था
पहला कंप्यूटर के सेंस में, इससे पहले जितनी भी मशीन्स आई थी वो प्रॉपर तौर पे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती थी, मतलब इनपुट लेना, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना। तो इससे पहले जितनी भी मशीन थी वो सारी मैकेनिकल थी और हमें खुद ही काम करना पड़ता था मैकेनिकल उस पर। यहाँ पर जो कुछ फीचर्स इस मशीन के बताए गए हैं वो क्या थे कि ये पहली कंप्यूटिंग मशीन थी जो कि ऑटोमेटिक और मैनुअल थी। ऑटोमेटिक खुद से चलने वाली, इसके अलावा लार्ज मेटेलिक और पावर्ड बाय स्टीम। इससे पहले किसी भी मशीन में कोई फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर इसको चलाने के लिए स्टीम की ज़रूरत पड़ती थी। डिफरेंस इंजन है स्टोरेज मैकेनिकल मेमोरी दैट कुड होल्ड द डाटा टेम्पररी, यानी डिफरेंस इंजन ने एक काम और दिखाया ये कि इसके पास स्टोरेज यानी एक मैकेनिकल मेमोरी थी। इससे होता क्या था कि प्रोसेसिंग के दौरान जो भी आपके पास डाटा टेम्पररी तौर पर सेव होता था और इसका रिज़ल्ट हमें प्रिंट के तौर पर मिल जाता था। इसके अलावा हम अपना डाटा यहाँ पर इनपुट जो है कैलकुलेशन एंटर कर सकते थे। ये बहुत सारे फीचर्स की वजह से इसे पहला बेहतरीन कंप्यूटर कहा गया है, क्योंकि इसमें सारी की सारी वो बातें हैं जो एक कंप्यूटर की डेफिनेशन में मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा, यानी वो सेकेंड मिडिल एज। सेकेंड मिडिल एज स्टार्ट कब होती है? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट इस काबिल थे कि उन्होंने कुछ बेहतर और एक्यूरेट मशीन्स बनाना शुरू कर दी थी। अभी मशीन चलती किससे थी? स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। अभी मिडिल एरा है तो इसमें कुछ मैकेनिकल एरा के फीचर्स भी थे और कुछ इलेक्ट्रॉनिक एरा के भी फीचर्स थे, जैसे स्टीम का इस्तेमाल और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल। इस दौर में जो वाहिद एक मशीन का जिक्र किया गया है आपकी बुक में, तो वो देख लीजिए, उसको हम टेबुलेटिंग मशीन कहते हैं, पेज नंबर 5 पर। ये जो इन्वेंशन थी हरमन हॉलिट की तरफ से, टेबुलेटिंग मशीन 1890 में दी गई थी। ये इस्तेमाल कब हुई थी पहली मरतबा? 1890 में, जब सेंसस यानी पॉपुलेशन सेंसस का काम होता था। तो इनके पॉपुलेशन सेंसस में जब डाटा कंपाइल करने की बात होती थी, यानी डाटा उनको कलेक्ट करना, उसके ऊपर वर्किंग करना, तो कम से कम 7 साल इनको लगते थे इसकी कैलकुलेशन में कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब ये मशीन इन्वेंट हुई तो इसकी मदद से काम करने पर इनका जो वर्किंग एरा था वो हो गया था रिड्यूस होकर 6 मंथ। तो इनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि जो काम 7 साल में कंप्लीट होता था वो अब 6 महीनों में होने लगा। आज के दौर की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा महीने और 1.5 महीने की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट एरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा। इलेक्ट्रॉनिक एरा वो एरा है जहाँ पर हम हैं, यानी मॉडर्न एज। अब इस मॉडर्न एज में आपने पढ़ना है, इस मॉडर्न एरा में हमने किसका इस्तेमाल देखा है? वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉन ट्यूब, जिसकी मदद से हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम्स आए वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थे, स्पीडी थे और की वर्किंग बेहतर थी, एक्यूरेसी के साथ होती थी। इस दौर में जितने भी कंप्यूटर इन्वेंट हुए वो कंप्यूटर की डेफिनेशन, जैसे कि मैंने कहा था चार्ल्स बेबेज के डिफरेंस इंजन में, कंप्लीट सेटिस्फाई करती थी। यहाँ पर इनपुट लेना, डाटा स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, आउटपुट देना, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक एरा के तमाम कंप्यूटर्स में मिलती हैं। अब डिवाइसेस अलग हो सकती हैं लेकिन इनका काम एक जैसा था। अब मुसलसल एडवांसमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में हमें मिलती है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर यानी इस दौर के कंप्यूटर मज़ीद स्पीडी और एफिशिएंसी वाले होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एरा की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एरा को 5 डिफरेंट जनरेशन में कैटेगराइज़ किया गया। 5 जनरेशन का मतलब ये है कि 5 अलग अलग हिस्से एराज आपको बताए गए हैं। जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है वो स्टार्ट होती है 1940 से लेकर 1956 तक। ठीक है, इसमें क्या काम किया गया है कि इस दौर के जो कंप्यूटर बनाए गए थे उसमें जो बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था वो थी हमारे लिए वैक्यूम ट्यूब्स। पहले जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बहुत ही बड़े हुआ करते थे साइज़ में, और यहाँ पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे।
अब मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर्स होते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन कौन से? ज़ीरोज़ एंड वंस, जो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसी की वजह से यानी मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए, हम तो नहीं समझ सकते एज अ यूज़र, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हमारे लिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज, यूज़र्स के लिए हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि इसमें डाटा इनपुट कैसे देते हैं हम, स्टोरेज कैसे होती है। तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो है हमारे पास स्टोरेज मीडियम था, यानी स्टोरेज डिवाइसेस जो आज हम कहते हैं एसडी कार्ड्स हैं, इसके अलावा हार्ड डिस्क हैं। तो उस दौर में कोई हार्ड डिस्क नहीं थी, उस वक्त हम क्या इस्तेमाल करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स। और आज हम इनपुट के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उस वक्त किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पंच कार्ड्स के। ठीक है, इस जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर थे उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, आज के दौर में हम विंडोज़ की बात कर रहे होते हैं, मोस्टली विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, लिनक्स है। लेकिन जो उस टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था तो वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारी टाइप्स हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर प्राइमरी यूज्ड फॉर साइंटिफिक एंड रिसर्च पर्पस। इस दौर के जितने भी कंप्यूटर्स थे वो इस्तेमाल कहाँ होते थे? साइंटिफिक और रिसर्च पर्पस के लिए। एग्जांपल्स भी आपके पास मौजूद हैं कि इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे या कैलकुलेटर्स थे या मशीन डिवाइसेस थी, उनके क्या नाम हैं? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ENIAC। इसके साथ साथ एक और नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी यूनिवैक, UNIVAC। ये फर्स्ट जनरेशन की हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन का जो एरा है हमारे पास, वो एरा है 1956 से लेकर 1963। अब हर जनरेशन में चेंजेस आ रही हैं, इनपुट डिवाइसेस के हवाले से, आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से, टेक्निक्स के हवाले से। तो सबसे पहले जो उनकी टेक्निक है जो चेंज हुई थी वो क्या थी कि इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स के बजाय ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया। ट्रांजिस्टर्स की, वैक्यूम ट्यूब्स की डिफरेंट डायग्राम्स आपके पास बुक में मौजूद हैं। इसकी वजह से क्या हुआ था कि जब आपकी डिवाइसेस में ये छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइज़ क्या हो जाता है? स्मॉलर होने की वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाते हैं, इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्टर होती है और चीपर यानी थोड़े सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज फॉरट्रॉन वर इंट्रोड्यूस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मशीन लैंग्वेज 01 की लैंग्वेज हम आसानी से नहीं समझ सकते, तो हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज में फॉरट्रॉन एक लैंग्वेज का नाम है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो यूज़र्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टोरेज मीडियम है वो क्या है? मैग्नेटिक कोर। इससे पहले मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया था, अब जो इस्तेमाल किया गया है मैग्नेटिक कोर। पंच कार्ड इनपुट के लिए और बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। हर चीज़ के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मौजूद है, यानी लैंग्वेज चेंज होगी, टेक्निक्स चेंज होंगी, एग्जाम्पल चेंज होगी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता चुकी हूँ कि ये वो दो नाम हैं या वो दो टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इस एरा के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। अब दीज कंप्यूटर वर यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शंस एंड साइंटिफिक इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये इन जगहों पर इनका इस्तेमाल रहा है। एग्जाम्पल के आपके लिए मौजूद है IBM 709694 एंड IBM 1401। ये मशीन्स के नाम हैं नंबर के साथ, ये वर्जन्स होते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। अब IBM का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 1964 से लेकर 1971। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब यहाँ टेक्निक चेंज हो गई है और मज़ीद कंप्यूटर का साइज़ डिक्रीज़ करना है, तो जो टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है उसका नाम है IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये छोटी छोटी सी सर्किट्स आपको कंप्यूटर CPU में, लैपटॉप्स में मिल जाएंगी। इसको आपने इससे पहले भी देखा होगा। इसकी मौजूदगी से क्या होता है कि इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी बेहतर होती है और इसका साइज़ क्या हो जाता है? कम, ताकि इसके यूज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर से एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन।
हाई लेवल लैंग्वेज में जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुई है जिन लैंग्वेजेस की, वो क्या है हमारे पास पास्कल भी एक लैंग्वेज का नाम है, और कोबॉल COBOL कोबॉल, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन था ताकि यूज़र आराम से अपना डाटा इनपुट कर सके। दूसरी चीज़, इस दौर में कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का इन्वेंट किया गया है, सही है, और आउटपुट के लिए हमें मॉनिटर स्क्रीन भी दे दी गई थी। यानी ये वो जनरेशन है जब आप थोड़ा करीब आ जाते हैं अपने प्रेजेंट एरा से, क्योंकि आज के दौर में हम अपने लिए इनपुट किस चीज़ से देते हैं, कीबोर्ड से या फिर माउस से, और अपनी आउटपुट को जब स्क्रीन पर हम देखते हैं तो उसके लिए मॉनिटर का LCD होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको यहाँ मौजूद नज़र आते हैं, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल की गए। इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो IBM 360 और IBM 370 इसकी एग्जाम्पल है। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम एंटर हैं, यानी फोर्थ जनरेशन वो एरा है 1971 से लेकर प्रेजेंट तक का, यानी अभी के दौर में ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसकी बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ये छोटी छोटी जो चिप्स होती हैं ये आपके कंप्यूटर को मज़ीद स्मॉल करती हैं, लेकिन एक्यूरेसी इनकी मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंसिव भी नहीं होते और मोर रिलायबल होते हैं। अच्छा, दे यूज़ सेमीकंडक्टर मेमोरीज रैम एंड रोम। यहाँ पर बात करते हैं मेमोरी की व स्टोरेज डिवाइसेस की, तो इससे पहले मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब जो मेमोरीज़ टेम्प्रेरी और परमानेंट मेमोरीज़ का नाम यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, रैम और रोम, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। वो कौन कौन सी हैं? C++, जावा एक्सेट्रा। ये वो लैंग्वेजेस हैं जिनकी मदद से हम मज़ीद सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। इनका इस्तेमाल एवरी फील्ड ऑफ लाइफ यू नो वेरी वेल, लाइक कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए? स्पेस एप्लीकेशन, बिजनेस और आर्ट वर्क में। ये वो कंप्यूटर्स हैं जो हम अपने घरों में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में देखते आ रहे हैं। टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले तमाम नाम आपको नज़र आ रहे हैं। इस जनरेशन में ख़ास चीज़ जो आपको मिलती है वो ये है GUI। पहले की जो स्क्रीन्स होती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, हम कमांड देते थे और उसका हर एक काम के लिए हमें एक कमांड की लाइन लिखनी पड़ती, कमांड लिखना पड़ता था, ताकि उससे क्या होता था कि आपका काम हो। एक फ़ाइल भी अगर हमने ओपन करनी है तो एक पूरी की पूरी लाइन लिखेंगे तो वो फ़ाइल ओपन होगी। लेकिन अब चूँकि GUI का दौर है तो सिंपल एक क्लिक पर किसी भी आइकॉन पे हम क्लिक करते हैं तो हमें वो फ़ाइल ओपन मिल जाती है। सेव करने के लिए भी हमें कोई लाइन नहीं लिखनी पड़ती, सिर्फ सेव का बटन प्रेस करना पड़ता है और हमारी वर्किंग हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, एप्पल मैकिंटॉश और IBM PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, यानी आज के दौर की बात करते हैं और आने वाले दौर की बात कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन में अगर हम बात करते हैं तो ये वो एडवांस दौर है जहाँ पर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो होती है हमारे पास वो क्या है? रोबोट्स, जहाँ पर सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत कम हो जाती है। ये काम सारे के सारे मशीन्स खुद कर रहे होते हैं। इवन इनमें सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है, इनपुट फीड करने होते हैं। ये अपना काम टाइमली मैनर में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देते हैं। AI की कुछ ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर नाम लिखा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम। ये वो सारे नाम हैं जो AI ब्रांच से मिलते हैं हमें। यहाँ आपकी पूरी बातें एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड थी, यानी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी पहला कंप्यूटर कब बना, कैसे बना और क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल हुई। अब लास्ट जो थी बात हमारी फिफ्थ जनरेशन की, यहाँ पर बात कंप्लीट होती है। हम इससे आगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों ने इतनी वर्किंग अपनी अच्छे तरीके से कर लेनी है अपने रजिस्टर में, और बाकी के लेक्चर के लिए इंशाल्लाह आपको डेट बता दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।